अस्सलाम वालेकुम सर। फेमिना काइंडली कैमरा ऑफ कर दो। सर आपने मार्क्स अपलोड कर दिए हैं? जी, उन स्टूडेंट के रहते हैं जिनके प्रोजेक्ट अभी रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट चेक नहीं किया है। उनके जो सर प्लेगरिज्म है। जी अदनान। सर वो तीन ग्रुप्स थे ना, तीन में से अभी एक का भी नहीं चार चेक ग्रुप हुआ। है। चार ओ ग्रुप है। सॉरी, चार में से अभी किसी का भी नहीं हुआ? इतनी आसानी से चेक नहीं होता है। अभी उसका प्लेगरिज्म वगैरह चेक किया है, रेफरेंस वगैरह चेक किए हैं, बाकी अभी चीजें पढ़ने वाली रहती है। ठीक है सर। जी। तो नेक्स्ट क्लास तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्क्स अपलोड हो जाएंगे? उम्मीद है कि इस वीक में आप लोगों का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है वो चेक हो जाएंगे। चलें ठीक है सर, बहुत वो तो शुक्रिया। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कौन से तीर मारे हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा किया हमने। हम अपने अच्छा ग्रुप का तो किया है, मैं वो मेरे गारंटी सामने देता हूँ। है, मुझे पता है कौन सा ग्रुप है। सर अदनान हसन। नहीं, ग्रुप ग्रुप कौन सा नेम है। नहीं पता। वो आई ए डोंट है, नो। बी है, सी है या डी है। आई थिंक सी या डी था। मैं सी आपको या डी है। कंफर्म करके बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो आपने मेरे 5 मार्क्स काटे हैं सर, मेरे सारे आंसर ठीक थे। इवन मैंने तो आंखें बंद करके वाइवा दिया था सर, चीटिंग भी नहीं की। आप इस तरह करना, यूनिवर्सिटी ओपन है, आप किसी वक्त भी आकर अपने वाइवा जो आपका जो नंबर कटे हैं उसका रीचेकिंग कर सकते हो। उसकी वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। आपके अगर 5 नंबर कटे हैं तो इसका मतलब है आपके 2 आंसर गलत हैं। सर तकरीबन मेरे सारे ठीक थे। अगर सर आप अहमद, खुद ही आप वीडियो। यूनिवर्सिटी आकर दोबारा से चेक कर लेना। आपके सामने ही मैं वीडियो आपको सुना दूंगा और आंसर भी आपको उसी वक्त दिखा दूंगा कि आंसर क्या है उसका। चलें ठीक है सर, फिर 7 से बाद ही इंशाल्लाह सर। अभी तो मैं सरगोदा में हूँ। चलें ठीक है, 7 के बाद नेक्स्ट वीक में अस्सलाम चक्कर वालेकुम लगा सर। लेंगे। सर बी वालेकुम ग्रुप सलाम। था हमारा, बी ग्रुप। ओके सर, थैंक यू। सर ये मेरे नंबर भी दोबारा चेक कर दें सर, 9 लगे हैं। मेरे सवाल ठीक थे काफ़ी, लेकिन आप खुद ही रीचेक कर लें, कोई गलती ना हो गई हो। तो उस्मान, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में आकर अपने जो आंसर दिए हैं उनको आप लोग चेक कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। और फर्स्ट वालेकुम क्विज के सलाम। नंबर भी नहीं लगे सर, मैंने 0 आपसे है कहा सर। था कि जिस मेल स्टूडेंट, किया था मेरी आपको। बात सुन ले पहले, मेरी बात सुन ले उस्मान। मैंने ठीक है क्लास सर। में आप लोगों से ये कहा था कि जो स्टूडेंट जिसका क्विज रहता है या असाइनमेंट किसी की रहती है, तो वो आपकी जो क्लास का सीआर है हाफिज हुजैफा, उसको मेल कर दे और वो कंपाइल करके एक लिस्ट मुझे मेल कर देगा जिस स्टूडेंट का क्विज रहता है या असाइनमेंट रहती है। तो वो लिस्ट मैं टीए को दे दूंगा, वो चेक करके आपके दोबारा से नंबर लग जाएंगे, अगर आप ठीक है लोगों ने सर, जमा करवाई है तो। जमा अस्सलाम वालेकुम करवाइए सर। सर, मेल की थी वो पहला क्विज। तो ठीक है, मैंने वो फिर आपको दोबारा से रीचेक हो जाएंगे।
ठीक है सर, बता दूं सर हुजैफा को? जी हुजैफ, ये जो आपका क्लास का सीआर हुजैफा है, हाफिज हुजैफा। ठीक है सर। एक्सक्यूज सर मी जी सर। आपने मार्क्स के सर जी 2.5 लगाए हुए हैं। सर मेरे तो 3 सवाल ठीक थे, 2 गलत थे, 3 सॉरी। जहाँ साहब आपके जितने ठीक हैं उतने ही नंबर लगाए होंगे। सर 2.5 सर लगे हुए हैं 25 राउंड में से। सर 3 सवाल ठीक थे, आपसे मैंने तब भी पूछा था, आपने कहा 3 ठीक है 3 गलत हैं। मैंने किसी को बताया ही नहीं कि कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। 3 सर आपको किस टोटली तरह मैंने बताया है? सर 3 सर मेरे गलत थे, तो तो फिर 2.5 मैंने कहा था कि आपके 3 सवाल जो है वो गलत हैं। सर बात उधर ही आ गई, मतलब 3 ठीक थे 3 गलत थे हमारे। नहीं, मैंने कहा था कि तुम्हारे यानी कि 3 ठीक हैं 3 गलत हैं। सर ये तो फिर 2.5 सर आपने मार्क्स दिए हैं उधर। मैं क्या कह रहा हूँ जहाँ से, अगर रीचेक करना है दोबारा यूनिवर्सिटी आकर अपनी वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है सर। जी। सर मेरे भी देखिएगा नंबर, सर मेरे लगे नहीं है। मोहम्मद सोहेल, सोहेल आप प्रोजेक्ट में तो नहीं थे? नो सर, नो सर। 1 मिनट सोहेल। सोहेल आपने किसके साथ ये वाइवा दिया था? आप अपनी क्लास के साथ ही दिया था? जी सर। मोहम्मद सोहेल। सोहेल सईद। जी सर। वाकई आपने वाइवा दिया है? जी सर, वाइवा दी है सर। सोहेल मुझे वीडियो दोबारा से कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिस वक्त मैं चेक कर लूंगा उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि आपने दिया है या नहीं दिया है। क्योंकि मेरे पास लिस्ट में आपका जो वाइवा है वो एब्सेंट है कि आपने वाइवा नहीं दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 का क्विज होगा ऑनलाइन। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट का ऑनलाइन क्विज होगा। ओके सर। मीन्स टू से कि 7 से यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही। क्या मतलब? मैंने ये सर तो वो नहीं कहा कि 7 से यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही। आपने ना ऑनलाइन का लफ्ज यूज किया है ना, और नेक्स्ट वीक भी क्योंकि यूज किया।
इसलिए जरा मैंने कहा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ऑनलाइन क्विज होगा, अब ठीक है सर। ठीक है। यस सर, अब ठीक है। अदनान हसन, प्रेजेंट सर। अफरीनिश इरफान, अफरीनिश इरफान, अहमद मुजतबा, प्रेजेंट सर। अली हसन, अली हसन, अक्सा खुर्शीद, अक्सा खुर्शीद, अरफा अबरार, अरफा अबरार, अरसलान अली, अरसलान अली, अशान अली, प्रेजेंट सर। बिलाल ताज, बिलाल ताज, बुशरा अशरफ, प्रेजेंट सर। फहमीना मुमताज, प्रेजेंट सर। फरिया शफीक, फारिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, सर वो नहीं है क्लास में, उसका मोबाइल ऑफ हो गया, उनकी लाइट नहीं है उधर। हाफिज ज़ीशान अली, हाफिज ज़ीशान अली, हमजा अयूब, हमजा अयूब, हुमा इमरान, प्रेजेंट सर। जहांजेब, प्रेजेंट सर। खालिद हुसैन, यस सर। खंसा अहमद, प्रेजेंट। किंजा खालिद, प्रेजेंट सर। लाइबा इकबाल, लाइबा इकबाल, लियाकत, प्रेजेंट सर। महक खालिद, प्रेजेंट। मुबशरा, मुबशरा यासीन, मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद बस्साम, यस सर। मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद दाऊद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान वकील, सर प्रेजेंट है, हैंड रेज किया, उसका माइक खराब है। ओके। मोहम्मद शोएब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुहेल सईद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वकास,
मोहम्मद वकास, मुनज़्ज़ा शहजादी, Present. नासिर सुल्तान, Present, sir. निदा सत्तार, प्रेजेंट सर। निमरा रियाज, Present, sir. राबिया शाहिद, राबिया शाहिद, सादिया कयूम, प्रेजेंट सर। समरा नसीर, समरा नसीर, शाहजेब जमान, Yes, sir. Present. शुएब असलम, Present, sir. सैयद गौस मीरन, क्लास में ही है सर, उसका माइक खराब है सर। हैंड रेज करें सैयद गौस। Present, sir. ओके सैयद। तौकीर अहमद, सर प्रेजेंट है, उसका भी माइक खराब है। तौसीक हैदर, तौसीक हैदर, उस्मान सफदर, Present, sir. वजीहा मकबूल। यस सर प्रेजेंट। आज की क्लास में जो एब्सेंट हैं उनका नाम सुन लें। अफरीन शिरफान, अली हसन, अक्सा खुर्शीद, अरफा बरार, अरसलान अली, बिलाल ताज, वारिया शफीक, हाफज मोहम्मद हुजैफा, हाफज जीशान, हमजा अयूब, लाइबा इकबाल, मुबशरा यासीन, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद वकास, राबिया शाहिद, समरा नसीर, तौसीक हैदर। आज की क्लास एक्टिविटी लेक्चर के लास्ट में लेंगे। आज जो आप लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 14 है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल रिएक्शन को हम बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते। ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और ऐसे रिएक्शन को हम सिंगल एरो से शो करते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से इंडिकेट करते हैं। एक में एरो का हेड जो है वो राइट डायरेक्शन में होता है, दूसरे का जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है।
जिसके जरिए हम ये इंडिकेट करते हैं कि रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट स्पीशीज जो है वो रिएक्टेंट बनाती है। और वो स्टेज जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जिस रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, वो अगर इक्वल होता है उस रेट के जिसके जरिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है, तो उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो स्टेज जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होंगे, उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस कंडीशन में ना ही रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज होती है, ना ही प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज होती है। जितने मोल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उतने ही मोल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पर कांस्टेंट रहती है। इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में भी हासिल हो सकती है और इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के मिड में भी हासिल हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि बाज़ रिएक्शन के दौरान केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन के एंड पर हासिल हो। क्योंकि हर रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज बाज़ में ये होता है कि रिएक्शन के स्टार्ट में ही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो जाती है, और बाद में ये होता है कि जिस वक्त हाफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, हासिल होती है। बाद में ये भी होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज उस वक्त हासिल हो कि जिस वक्त रिएक्टेंट की ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी हो। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्शन के स्टार्ट में ही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को हासिल कर लेता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा, जिसके जरिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्लाइटली चेंज होगी, डिक्रीज होगी, और स्लाइटली कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की हासिल होगी। यहाँ पर इनिशियल स्टेज में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, और जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। अब इस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में, और इसके इन्वर्स में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस बनाना शुरू कर देती है। इनिशियली जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, टोटल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की होती है, प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन 0 होती है, क्योंकि उस वक्त रिएक्शन नहीं होता है। अब हम सपोज करते हैं कि आप लोगों के पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 100 मोलर, या ये कह लो कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के 100 मॉलिक्यूल हैं, और इनिशियल स्टेज पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 0 मॉलिक्यूल हैं। अब सपोज डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज होकर जिस वक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो उस कंडीशन में जिस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई है, सपोज इसके नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल जो डिकम्पोज हुए हैं वो 95 हैं। इसका मतलब है डिकम्पोज जो हुए हैं वो 5 मॉलिक्यूल है, बाकी 95 मॉलिक्यूल डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में एज इट इज मौजूद हैं, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो चुकी है। इसका मतलब है कि 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के डिकम्पोज हुए हैं, जिसकी वजह से
10 मालिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हासिल हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जिस वक्त बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो एक मालिक्यूल डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का डिकम्पोज होगा तो 2 मालिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हासिल होंगे, और अगर 2 मालिक्यूल डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के डिकम्पोज होंगे तो उसके रिजल्ट में 4 मालिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हासिल होंगे, और अगर इसके 5 मालिक्यूल डिकम्पोज होंगे तो इसका मतलब है कि इसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के 10 मालिक्यूल बनेंगे। अब जिस वक्त ये इक्विलिब्रियम स्टेज में हासिल हो गया है, इसका मतलब है कि फर्दर नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो ग्राफ हासिल होता है वो इस जैसा हासिल होगा, तो जिसमें इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, उसके बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन इनिशियली डिक्रीज होगी, और उसके बाद इनकी दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। और वो स्टेज जिस स्टेज पर ना ही रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज हो ना ही प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज हो, उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। अगर आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होता है तो इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्शन की इनिशियल स्टेज पर ही हासिल हो चुकी है। और अगर आप लोग जिस तरह आप लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन को मेजर करते हो और उस कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हो, और वो ग्राफ अगर इस जैसा हासिल हो क्या जिसमें आप लोगों के पास ऑलमोस्ट जो है हाफ कंसंट्रेशन जो है वो इसकी कंज्यूम हो, यानी कि 100 मालिक्यूल में से 50 मालिक्यूल जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के डिकम्पोज हों और इसके 100 मालिक्यूल बने। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्पीशी के ऑलमोस्ट 50 मालिक्यूल या 50 अमाउंट, हाफ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा। और अगर ये केस है कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के 100 मालिक्यूल में से सिर्फ ही 5 मालिक्यूल बाकी बचे और बाकी टोटल 95 मालिक्यूल जो हैं वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो चुके हों, और उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होगा। इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज आप लोगों को रिएक्शन के स्टार्ट में भी हासिल हो सकती है, रिएक्शन के मिड में भी हासिल हो सकती है जिस वक्त हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, और ये भी हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के एंड से, यानी कि जिस वक्त ऑलमोस्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, स्लाइटली अमाउंट बची है, तो उस कंडीशन में भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो सकती है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, इसके लिए लॉ ऑफ मास है जिसके डेरिवेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में स्टडी करनी है, जो इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है, जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। उसके मुताबिक Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशी, जो प्रोडक्ट में आप लोगों के पास हासिल होंगी उसके जो मोलर उसकी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट स्पीशी की उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोडक्ट स्पीशी या रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आप लोगों ने उसकी कंसंट्रेशन की पावर में लिखना है।
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी का जो कंसंट्रेशन है और उसके कंसंट्रेशन के पावर में उस स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी है और सी और डी जो है आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है। इसमें स्मॉल ए कैपिटल ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्मॉल बी कैपिटल बी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्मॉल सी कैपिटल सी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल डी कैपिटल डी स्पीशी के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है। तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग के सी को लिखते हो तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन हासिल होती है। अगर आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन गिवन हो तो उस कंडीशन में आप लोगों से ये पूछा जाए कि आप लोगों ने इसको केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लिखना है तो आप लोगों ने Kc को इक्वल करना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो मोलर कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको आप लोगों ने पावर में लिखना है। जिस तरह यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट स्पीशी है और ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी है और Kc जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जिस जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आप लोगों ने पावर में लिखने हैं। अब ये प्रोडक्ट स्पीशी इसी कंसंट्रेशन और इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो इसको हमने पावर में लिख दिया है। उसके बाद डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है और 1 को हम पावर में आमतौर पर नहीं लिखते हैं। अगर पावर में कोई भी वैल्यू नहीं है गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे। और जब भी हम रिएक्शन को करवाते हैं तो उस कंडीशन में डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम मॉनिटर करते हैं कि 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची है, 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची है, 15 मिनट के बाद रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन कितनी बची है, 20 मिनट के बाद रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन कितनी हासिल हुई है, कितनी बाकी बची है। तो उस डेटा को हम नोट कर लेते हैं तो हमारे पास इस जैसा टेबल हासिल होता है और उस कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करके हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो हमारे पास पॉइंट्स में हासिल होती है। उस पॉइंट में जो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है उसको हम ग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। और किस तरह लिखते हैं, सपोज आप लोगों के पास ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस हासिल हो रही है। हम इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन गैस की आयोडीन गैस की वो नोट कर लेंगे उस वक्त जिस वक्त टाइम जो है वो 0 है। उसके बाद हम 16 मिनट के बाद फिर दोबारा से रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन को नोट कर लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू हासिल हो जाती है हाइड्रोजन गैस की, आयोडीन गैस की और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की कंसंट्रेशन की। उसके बाद फिर दोबारा से हम 16 मिनट बाद यानी कि 32 मिनट के बाद फिर दोबारा से हम जो रिएक्शन आप लोगों ने लगाया हुआ है उसमें से रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन को दोबारा से मॉनिटर करते हैं और उसको फिर दोबारा से हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम 16 मिनट इसको रिएक्शन को देते हैं यानी कि फिर आप लोग रिएक्शन को
46 मिनट के बाद फिर मॉनिटर करते हो और उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन आप लोगों के पास हासिल होगी, आयोडीन गैस की जो कंसंट्रेशन हासिल होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की जो कंसंट्रेशन हासिल होगी, वो आप लोगों ने नोट कर लेनी है। उसके बाद फिर आप लोग फर्दर 16 मिनट के बाद फिर कंसंट्रेशन को नोट करते हो। इस तरह डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन को नोट करते हो। नोट करने के बाद आप लोग ग्राफ ड्रा करते हो और वो ग्राफ जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन हासिल होती है, उसको आप लोगों ने अलोंग वाई एक्सिस रखना है इस डायरेक्शन में, और अलोंग एक्स एक्सिस आप लोगों के पास टाइम की वैल्यू होगी। जिस वक्त आप लोगों के पास इनिशियल रिएक्शन है, जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी और रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा। जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसका मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके हैं, और जिस वक्त रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि मोस्टली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की होती है, प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जितनी स्पीशी की क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतने ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन शो करेंगे, और जितने मॉलिक्यूल कोलिजन ज्यादा शो करेंगे, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि इनिशियली रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ होता है, और इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, इसका मतलब है कि वो कम कोलिजन शो करेंगे, इसका मतलब है कि वो स्लोली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। जिस वक्त आप लोग 16 मिनट के बाद डेटा कलेक्ट करते हो रिएक्टेंट स्पीशी कंसंट्रेशन का और प्रोडक्ट स्पीशी का, तो आप लोगों के पास ये पॉइंट हासिल होंगे। उसके बाद फर्दर आप लोग 32 मिनट के बाद आप लोग कैलकुलेट करते हो, तो आप लोगों के पास ये वैल्यू हासिल होती है। उसके बाद फिर फर्दर 16 मिनट के बाद मेजर करते हो, तो फिर आप लोगों के पास ये वैल्यू हासिल होती है, और आप लोग उस वक्त तक ये कंसंट्रेशन नोट करते जाते हो जिस वक्त तक ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होती। जिस वक्त ये वैल्यू रिएक्टेंट स्पीशी की और प्रोडक्ट स्पीशी की कांस्टेंट होगी, इसका मतलब है कि वो आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हो चुकी है। और इस तरह आप लोग आसानी से बता सकते हो कि रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई है या नहीं हुई। इसके साथ अगर आप लोगों के पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, 3 केमिकल इक्वेशन गिवन है, जिसमें नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस हासिल होती है। अब आप लोगों से कहा जाए कि इस इक्वेशन को केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में लिखें, तो आप लोगों के पास इसकी इक्वेशन इक्वल होगी Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इसकी कंसंट्रेशन की पावर में अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने लिखना है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी में आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है और दोनों के साथ पावर लिखनी है। अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है, 1 को हम नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, तो आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर में लिखने हैं, और ये आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में
केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में किसी भी रिएक्शन को इस तरह आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि अमोनिया जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी हो और नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आप लोगों के पास प्रोडक्ट फॉर्म में हासिल होती है। आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो सबसे पहले आप लोगों ने जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसको लिखना है और उसको डिवाइड करना है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन से। और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में आप लोगों ने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 2 हैं तो इसका मतलब है उस स्पीशी की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर में आप लोगों ने 2 लिख देना है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं तो आप लोगों ने उस स्पीशी की कंसंट्रेशन की पावर में 3 लिख देना है। अगर 4 है तो 4 लिख देना है। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है और प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया गैस है। तो इसमें Kc इज इक्वल टू सबसे पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में आप लोगों के पास अमोनिया गैस, इसको हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस मोलर कंसंट्रेशन की पावर में इसके नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है। अब अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 हैं, इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन की पावर में आप लोगों ने 2 को लिखना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय, क्योंकि अब और मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्पीशी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने इसके बाद आप लोगों ने डिवाइडेड बाय करना है, लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को लिखना है और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, रिएक्टेंट स्पीशी के जो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखे होंगे वो आप लोगों ने पावर की फॉर्म में लिखना है। अब जिस तरह नाइट्रोजन गैस है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन आप लोगों ने लिख दी है। अब इसके पावर में नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 है और 1 को हम आमतौर पर पावर में नहीं लिखते हैं। ये अंडरस्टूड होता है कि जिसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है। इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है उसकी मोलर कंसंट्रेशन आप लोगों ने लिखनी है और इसके पावर में हाइड्रोजन गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप लोगों ने लिखना है। जिस वक्त इसके हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, इसका मतलब है 3 को आप लोगों ने हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में लिखना है और ये टोटल जो है इसका Kc का लिखने का वे होगा, एक्सप्रेशन का वे होगा। अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी में अमोनिया गैस हो और आप लोग इसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस बनाते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट ये स्पीशी होगी और रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो अमोनिया गैस है। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले प्रोडक्ट स्पीशी यानी कि नाइट्रोजन उसकी मोलर कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन उसकी मोलर कंसंट्रेशन और इसकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स को साथ में लिखना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी, यहाँ पर आप लोगों के पास अमोनिया गैस, तो आप लोगों ने अमोनिया गैस की मोलर कंसंट्रेशन को लिखना है और इसकी पावर में अमोनिया गैस के नंबर ऑफ मोल्स को लिखना है। तो इस तरह आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को केमिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके साथ है अमरी ये एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो पीछे आपने इक्वेशन बताई उसके ऊपर केप के ऊपर बार था, वो क्या मतलब? वो सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई और चीज नहीं है कि यही रिएक्शन जो है, क्योंकि वो उसमें रिएक्टेंट स्पीशी थी तो उस सेकंड में वो प्रोडक्ट स्पीशी में कन्वर्ट की हुई है, बाकी इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है।
कि ये चीज आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये भी आप लोगों ने सेम लिखी है, ये भी सेम लिखी है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें बार लिखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद होता है रिएक्शन कोशेंट, यानी कि किसी भी टाइम पर आप लोग जो प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन के दरमियान और रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो कैलकुलेट करते हो उसको हम रिएक्शन कोशेंट से इंडिकेट करते हैं, और ये किसी भी टाइम इंटरवल के बाद होती है। जिस तरह हमने पहले अभी एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हम 0 टाइम पर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोट की थी, उसके बाद 16 मिनट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोट की थी, उसके बाद 32 मिनट के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोट की थी, उसके बाद 48 के बाद हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोट की थी। तो ये जो टाइम इंटरवल है, इस दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो जो हासिल होती है उसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। और इस रिएक्शन कोशेंट की मदद से हम ये बता सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज से कंपेयर करके कि रिएक्शन ने राइट डायरेक्शन में मूव करना है या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। और वो हम किस तरह बता सकते हैं? अगर आप लोगों के पास रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम है और कैसी की वैल्यू ज्यादा हासिल होती है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब है रिएक्टेंट जो है वो मजीद प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर ये केस हो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू ज्यादा है और केसी इक्विलिब्रियम स्टेज की वैल्यू कम है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, और उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाएंगे। और अगर ये केस हो रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम हो, तो उस कंडीशन में ना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और ना ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी। यानी कि रिएक्शन जो है ना ही राइट डायरेक्शन में मूव करेगा ना ही लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरह हम आसानी से बता सकते हैं कि रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है। इसके साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि इनिशियल स्टेज पर क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन कम होती है, इसी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड के साथ होता है, रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता जाता है तो प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। और जिस वक्त प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन क्योंकि इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। और एक स्टेज आती है जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, और उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। और उसको हम इस तरह इक्वेशन से इंडिकेट करते हैं। अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। और अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10⁻³ है, तो इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर मोस्टली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है
रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और इसको हम ग्राफ की मदद से भी शो कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू इक्वल होती है 1 के, इसका मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशो है वो दोनों की सेम है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से Kc की वैल्यू 1 हासिल होती है। और अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू लेस देन 1, Kc की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और अगर इसकी वैल्यू 10⁻³ से लेस है, तो इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर मोस्टली रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ पिक्चर की मदद से शो किया हुआ है, अगर Kc की वैल्यू कम है, लेस देन 10⁻³ है, इसका मतलब है टोटल अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की है, प्रोडक्ट की अमाउंट तो बहुत ही कम है। और अगर K की वैल्यू आप लोगों के पास 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तकरीबन एक दूसरे के इक्वल होगी, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और अगर Kc की वैल्यू K की वैल्यू 10⁻³ से लार्ज है, तो इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर मोस्टली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है, रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर किसी जगह पर Kc की वैल्यू गिवन है, तो वहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा है या प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये चीज क्लियर है? जी सर। इसके बाद नेक्स्ट है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम वो स्टेज होगी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर सेम फेज में होंगे, एक फेज में होंगे, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो भी लिक्विड फेज में हो या सॉलिड फेज में हो या गैस फेज में हो, और उसी फेज में प्रोडक्ट स्पीशी हो, तो उसको हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट स्पीशी और प्रोडक्ट स्पीशी दोनों सेम फेज में नहीं होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे। यानी कि एक अगर गैस फेज में है तो दूसरी लिक्विड फेज में होगी या सॉलिड फेज में होगी, दोनों का फेज जो है वो सेम नहीं होगा। और वजीहा मकबूल, वजीहा मकबूल, खंसा अहमद, जी सर। फेज चेंज क्या होता है? तो ये तो हमने पहले भी कई दफा सर पढ़ा है। फेज चेंज हमारे पास होता है लाइक जब हमारे पास हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज जब होता है हमारे पास, लाइक अगर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, तो वो फेज चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, एंड लिक्विड टू सॉलिड, और सॉलिड टू गैस. There are different phase changes like melting, freezing, condensation, sublimation, deposition, etc. ठीक है, ठीक है। इसके साथ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर Kc का यूनिट होता है या नहीं होता है। Kc का यूनिट डिपेंड करता है कि जो आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन मौजूद है
उसमें रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। अगर रिएक्टेंट स्पीशी और प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो उस कंडीशन में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। और अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि Kc का यूनिट होगा, और वो यूनिट से डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट केमिकल इक्वेशन के लिए डिफरेंट हो सकता है। अब उसको हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं? आप लोगों को ये पता है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? सर मोल पर डीएम क्यूब। जी बिल्कुल ठीक, जो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। इसका मतलब है कि जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट में स्पीशी होगी उसका आप लोगों ने इसी तरह जहां पर भी कंसंट्रेशन है वहां पर मोल पर डीएम क्यूब लिख देना है, और जो भी उसकी पावर होगी उसको आप लोगों ने मोल पर डीएम क्यूब की पावर में लिख देना। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास सी रिएक्टेंट है, उसका मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर सी है, तो यहाँ पर सी आ गया है। उसके बाद डी स्पीशी है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर डीएम क्यूब, और उसकी पावर जो है वो डी। उसके बाद डिवाइडेड बाय ए की जगह पर ये मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर जो है वो ए। इसी तरह बी की जगह पर मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर बी। और उसके बाद आप लोगों ने ये जो पावर मौजूद हैं इनको आप लोगों ने कैंसिल करना है, और उसके बाद जो आप लोगों के पास रिजल्ट में यूनिट हासिल होगा वही उस केमिकल इक्वेशन के जरिए Kc का यूनिट होगा। इसके लिए हम एक प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह आप लोग यूनिट को कैलकुलेट करोगे। जिस तरह यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोग डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड को डिकम्पोज करते हो और आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस हासिल होती है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आप लोगों के पास मौजूद है, उसका यूनिट जो है वो होगा मोल पर डीएम क्यूब। और इसका यूनिट पावर जो है वो 4। इसके बाद ऑक्सीजन, उसका भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब। और इसकी पावर 1 है, इसका मतलब है इसकी पावर भी 1। अब डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, इसके जो यूनिट वो मोल पर डीएम क्यूब। और इसकी पावर 2। अब ये 4 पावर और ये 1 पावर दोनों ऐड होकर 5 होंगी, और उस 5 में से इस 2 को माइनस कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वो इक्वल, ये इक्वेशन इक्वल होगी मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर इस 5 में से, यानी कि 4 और एक ये 5 और ये वाली 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 5 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 3 आता है। इसका मतलब है कि उस कंडीशन में हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल होगी। और जिस वक्त इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये यूनिट होगा मोल क्यूब पर डीएम क्यूब की पावर -9, और ये इस इक्वेशन के मुताबिक Kc का यूनिट होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि Kc का यूनिट डिफरेंट केमिकल इक्वेशन के लिए डिफरेंट होता है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो उस कंडीशन में Kc का यूनिट नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होगा। और अगर उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं तो उस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम का यूनिट होगा, और उसके कैलकुलेशन आप लोगों ने जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताई है इसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि किस तरह आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हो, उसकी वजह से जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज है वो दोबारा से अपनी पोजीशन को किस तरह अटेन करती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का लास्ट चैप्टर जो बाकी बचता है केमिकल काइनेटिक्स का, वो हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर किसी के स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। इसका मतलब है कि अब हम क्लास एक्टिविटी को शुरू करें। मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास। जी मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास एब्सेंट है। निदा सत्तार। हमजा अयूब है। हमजा अयूब। हर स्टूडेंट से एक एक क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड राउंड शुरू हो रहा है। हर स्टूडेंट से सेकंड क्वेश्चन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है अक्सा खुर्शीद। ये याद रखना, जिस वक्त आप लोगों की क्लास एक्टिविटी शुरू होगी, अगर कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस हुई है और वो मौजूद ना हुआ, इसका मतलब है कि उसके क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स होंगे। अदनान हसन। अदनान हसन।
अदनान हसन ये बताएं कि लुइस के मुताबिक किस स्पीशी को हम एसिड कहते हैं और किसको बेस कहते हैं? अदनान हसन। अदनान हसन, आज की क्लास एक्टिविटी में आपके 0 मार्क्स हैं। अहमद मुजतबा। अहमद मुजतबा। जी लुइस के मुताबिक एसिड किसको कहता है, बेस किस कंपाउंड को कहता है? अहमद मुजतबा। अहमद मुजतबा, आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। शोएब, कुछ पूछना है? यस सर, मुझे पता है किसे कहते हैं, लुइस के बता दूं? मैं बाद में पूछूंगा जिस वक्त आपकी बारी आएगी शोएब। ओके सर। अशान अली। अशान अली, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है? अशान अली। अशान अली, आपके भी आज की क्लास एक्टिविटी में 0 मार्क्स हैं। अशान अली के बाद है बिलाल ताज। बिलाल ताज। यस सर, यस सर। बिलाल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क है? सर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो 100% आयनाइजेबल होता है, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। और वीट इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली होता है 1 to 10%, मतलब वो आयनाइज। ठीक है जी सर। इसके बाद नेक्स्ट है हाफिज ईशान अली। हाफिज, ये बताओ कि कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में क्या फर्क है? लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में डिफरेंस क्या है? हाफिज ईशान अली। हाफिज ईशान अली, ये बताएं कि कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक क्या फर्क है? हाफिज ईशान, आज की क्लास एक्टिविटी में आपके भी 0 मार्क्स हैं। मोहम्मद इरफान वकील। मोहम्मद इरफान वकील। जी, कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में क्या फर्क है इरफान वकील? इरफान, आज की क्लास एक्टिविटी में आपके भी 0 मार्क्स हैं। जी, आज की क्लास में जो एब्सेंट है वो नाम सुन लो, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। बिलाल ताज। प्रेजेंट सर। फारिया शफीक, सॉरी, अफरीनी शिरफान। अली हसन। अक्सा खुर्शीद।
अरफा अबरार, अरसलान अली, फरिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, हाफिज ज़ीशान अली, हमजा अयूब, लाइबा इकबाल, मुबशरा यासीन, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अहमद रामे, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद वकास, राबिया शाहिद, समरा नसीर, तौसीक हैदर। सर सावन को यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है? अभी तक बिलाल यही इंफॉर्मेशन है कि ओपन हो रही है। ओके सर। आगे क्या होता है ये अगर कोई मेल आती है तो फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज है, क्विज नंबर 3 जो है, और चैप्टर 15 उसे कंप्लीट सिलेबस। ओके सर। इसमें से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।